This is Sushant Tiwari, and today in this video, I am going to discuss the syllabus of Political Science CUET Undergraduate Program. तो हम जानते हैं 2022 से जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं उसके लिए CUET का एग्ज़ाम देना होता है और CUET के एग्ज़ाम देने के बाद मार्क्स के और मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पे बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स लगती हैं एनसीईआरटी में। एक तो होता है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड दूसरा है हमारा कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सीयूईटी का सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आता है हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो हम शुरू में देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद होता है, हम इंडिपेंडेंस हमें मिलती है, तो शुरू में कांग्रेस का डोमिनेंस होता है। फिर हम इसमें देखते हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो नेशन बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देखते हैं। हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में जो इंडिया था वो एक तो ब्रिटिश इंडिया था, दूसरा कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ नहीं थे, खैर ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे, 500 से ज़्यादा रियासतें थी। तो इनको इंटीग्रेट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। तो इनका कैसे इंटीग्रेशन हुआ और क्या-क्या फिर प्रॉब्लम्स आई, तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है? फिर हमारा आता है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो हम जानते हैं कि पहले हमारा 5 ईयर प्लान होता था और एक प्लानिंग कमीशन होता था, बट वो प्लानिंग कमीशन अब एबॉलिश कर दिया गया है और उसी की जगह आपका ये नीति आयोग आया है। तो कैसे कैसे वो प्लानिंग कमीशन, हमारे 5 ईयर प्लान्स कैसे थे? ठीक है, बीच में जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको सस्पेंड करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि शुरू में हमारे को, हम लोग बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स में सफिशिएंट नहीं थे, तो रेगुलर फेमाइन जैसी सिचुएशन आती रहती थी। तो इन सब से निपटने के लिए फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया। ठीक है, और उसके क्या फिर आउटकम्स होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। उसमें आता है साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971। फिर हम देखते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा रहा। अब आता है चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस का बीच में स्प्लिट होता है और उसके बाद कांग्रेस की 1970 में विक्ट्री होती है। तो क्या होता है, सारे डेवलपमेंट कैसे कैसे होते हैं वो हम अपने वीडियोस में फर्दर देखेंगे। फिर क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो गया है 26 जून। 25 एंड 26 जून 1975 की मिडनाइट पे इमरजेंसी लगी थी, जो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए, क्या इश्यूज रहे। फिर 1977 में जब इमरजेंसी अपलिफ्ट करी गई तो उस समय क्या हुआ, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसको फिर हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रीजनल एस्पिरेशंस क्या होते हैं? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल अपनी रीजनल आइडेंटिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से, उन एस्पिरेशंस की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई वो हम देखेंगे इन द लाइट ऑफ पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984। देन हम पढ़ेंगे कश्मीर सिचुएशन और फिर क्या क्या चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट में उस समय थे। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि मणिपुर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उन इश्यूज का, वो नॉर्थ ईस्ट की जो पहली क्राइसिस थी उनसे क्या रिलेशन है वो हम अपने वीडियोस में देखेंगे। अब आता है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। अभी हमने देखा पिछले साल किसान आंदोलन हुआ, फिर पहले भी, इससे पहले भी कई किसान आंदोलन हुए। फिर बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है
उसके बारे में हम देखेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, इसमें हम क्या देखते हैं, 1990s देखते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स का एक एरा शुरू होता है। फिर सबसे पहले एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, फिर एनडीए की गवर्नमेंट 2004 में चुनाव हार जाती है। उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट बनती है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती है। फिर अभी उसके बाद हम देखेंगे रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या होते हैं कि राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स इन दी इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल एरेना एंड चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म। इसके बाद हम आते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो हम देखते हैं 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स जीत जाते हैं एंड एक्सिस पावर हार जाते हैं। ठीक उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। किसके किसके बीच में कोल्ड वॉर आपका स्टार्ट होता है? यूएसएसआर एंड यूएसए। तो दो ब्लॉक का इमरजेंस होता है। पूरा वर्ल्ड हम एक टाइम में देखते हैं कि दो भागों में बट जाता है, दो पार्ट्स में पूरा डिवाइड हो जाता है। हम मतलब इंडिया जो है एक नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू करता है। मतलब इसमें वो देश होते हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी मतलब ग्रुप में नहीं है। ना तो हम यूएसएसआर के ग्रुप में हैं और ना हम यूएसए के ग्रुप में हैं। हमारी इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी। मतलब वो उनके डिसीजंस, जो नैम वाले कंट्रीज हैं, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद क्या सिनेरियोज होती हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम अपने वीडियोस में देखेंगे। फिर यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद कौन बचता है? सिर्फ एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है और यूएस उसमें सबसे डोमिनेंट पावर बन जाता है। फिर हम देखते हैं 9/11 होता है, उसके बाद क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्दर अपने रिलेशन यूएस के साथ सुधारता है क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इंडिया जो है धीरे धीरे अपने रिलेशंस यूएसए के साथ सुधारता है एंड यूएस भी अपनी तरफ से इंडिया से रिलेशंस जो पहले कोल्ड वॉर के दौरान अच्छे नहीं थे उतने, उनको ठीक करने की कोशिश करता है। फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। अब हम देखते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पावर सेंटर्स वर्ल्ड में आते जाते हैं। देन साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो पोस्ट कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1990 के बाद साउथ एशिया की पॉलिटिक्स कैसे रहती है उसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। तो उसको भी हम अपने वीडियोस में देखेंगे। फिर है सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब सारी जो दुनिया भर में लड़ाई होती है वो एक्चुअली रिसोर्सेज की होती है। तो उस सिनेरियो में एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या मतलब रोल होता है उनका, और इनसे रिलेटेड कैसे क्या क्या इश्यूज हैं वो हम देखते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हो गई। मतलब हर कंट्री की इकोनॉमी एक दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से जुड़ गई। उसके क्या फायदा हुए, क्या नुकसान हुआ, वो हम इसमें देखेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू।